Hello everyone, welcome to Civilite. मैं हूं अंकित गोयल and today we are going to discuss here foundation engineering services prelims previous year questions. Okay, so in this class we will go for the shallow foundations questions. Means today's topic is shallow foundations. Okay, so here you can access all the engineering services courses just like मैंने बहुत सारे कोर्सेज कंप्लीट करा दिए हैं, जैसे कि आपका सॉइल मैकेनिक्स आपका रनिंग कंडीशन में है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रहा है। बाकी आपके अदर कोर्सेज जैसे स्टील स्ट्रक्चर्स, ओके, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लास्टिक एनालिसिस, आप मेरा पूरा चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ये डिटेल्ड कोर्स कंप्लीट कराए हैं। बाकी आप अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे जो कोर्सेज हैं, जैसे कि आपका इरिगेशन कंप्लीट करा दिया है। इरिगेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो आप, सॉइल के क्वेश्चंस देख सकते हो, फाउंडेशन के देख सकते हो। फाउंडेशन तो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप स्टील का अभी नहीं कंप्लीट कराया है। सर्वे के क्वेश्चंस देख सकते हैं आप, ओके। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। टनल इंजीनियरिंग का एक वीडियो है, वो भी करवा दिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज के करा दिए हैं। आप जाकर के उनको एक्सेस कर सकते हैं और उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। दिस इज अबाउट मी हियर। आई एम योर एजुकेटर अंकित गोयल एंड यू कैन रीड ऑल द क्रेडेंशियल्स फ्रॉम हियर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज you can join by tapping Civilite, CIVILIT, and you can do also scanning of this QR code, and finally you will get the channel, and here you can get the class PDFs, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। और जो कि आपको क्विजेस हैं, ठीक है, क्विजेस हैं, और भी आपके जो नोट्स हैं वो यहाँ पर मिलते रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जॉब नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे बिना समय गवाए। तो आपको मैं बोलना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब करिएगा। सेशन अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा, तीनों चीजें आपको करनी है, ओके। तो लेट्स कम टू द पॉइंट हियर। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल स्ट्रेटा सपोर्टिंग अ फुटिंग ऑफ साइज कितना, 3/3 का आपको क्या फुटिंग का साइज रखा, विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल लोकेटेड एट द डेप्थ विच इज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर ये आपका फुटिंग का साइज है। फुटिंग का साइज जैसे कि ये कोई आपकी फुटिंग होगी, समझ में आ रहा है, समथिंग लाइक दिस। ये आपकी कोई फुटिंग होगी, ये कोई आपका फुटिंग है, इसी फुटिंग की बात हो रही है। तो इसका जो साइज है दोस्तों क्या दे रखा है, ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है। विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल लोकेटेड एट द डेप्थ विच इज। डेप्थ दोस्तों क्या होता है, ये विड्थ के मतलब आपका जो विड्थ है, विड्थ से अगर नीचे जाओगे, जैसे आप क्या करोगे, 3 मीटर आपका क्या है, विड्थ है, ठीक है। स्क्वायर है तो 3 मीटर तो आपका ये विड्थ ही रहेगा, ठीक है। तो कंडीशन ये है, व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर टेबल बिलो द बेस ऑफ फुटिंग इज मोर देन द विड्थ ऑफ फुटिंग। क्या बोला मैंने, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल बिलो द बेस ऑफ फुटिंग इज मोर देन द विड्थ ऑफ फुटिंग, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल
below the base of footing is more than the is more than the is more than the width of footing width of footing ठीक है, तो बियरिंग कैपेसिटी विल नॉट इफेक्ट, ऐसी कंडीशन में बियरिंग कैपेसिटी विल नॉट बी अफेक्टेड। ठीक है, तो ये कंडीशन है। इस तरह से आपका यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ वाटर टेबल कितना है, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल कितना हो जाएगा, विड्थ के बराबर आप लेके चलोगे ना, जब मैंने पूरा स्टेटमेंट लिख दिया है तो विड्थ के बराबर लेके चलोगे ना, अगर ये विड्थ से ज्यादा हो जाएगा तब यहाँ पर बियरिंग कैपेसिटी विल नॉट बी अफेक्टेड, है ना। तो यही यहाँ पर ग्राउंड वाटर टेबल लोकेटेड एट द डेप्थ दैट इज 3 मीटर बिलो द बेस ऑफ द फुटिंग। ठीक है, 3 मीटर बिलो द बेस ऑफ फुटिंग, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है तरजागीज बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी इज नॉट अप्लाइड टू डीप फाउंडेशन, क्योंकि डीप फाउंडेशन में ये अप्लाई नहीं हो ना होकर के ये किस में होता है, शैलो फाउंडेशन में अप्लाई होता है। तो यहां पर सही है क्योंकि यहां पर नॉट बोला गया ना, दैट इज वाई इट इज करेक्ट। ओके, आगे बात करते हैं, रीजन क्या है, दैट इज शियर स्ट्रेंथ इज मोबिलाइज्ड ऑन द साइड्स ऑफ डीप फाउंडेशन, यस दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी स्टेटमेंट सही है। दैट इज वाई आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion A। ठीक है, so that is your correct answer। Coming to next question, a rectangular footing 1 by 2 meter, rectangular footing का size है, okay, is placed at a depth of 2 meter in a saturated clay having an unconfined compressive strength of 100 kilonewton meter square, 100 kilonewton meter square। okay, तो आपका कंप्रेसिव ये आपका कौन सा वैल्यू दे रखा है, दैट इज ऑफ द लोड, यस और नो, दैट इज ऑफ द लोड। तो यहां पर बोला गया है अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो स्कैम्पटन ने फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका होता है क्यू एन यू इक्वल्स टू सी एन सी, सी एन सी, सी एन सी। ठीक है, जिसमें जो एनसी है, एनसी को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगुलर फुटिंग दे रखी है तो एनसी को कैलकुलेट करने में थोड़ा सा मशक्कत लगता है। जैसे कि एनसी का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका, दैट इज ऑफ द 5 times of 1 plus 0.2 d upon b within bracket once again 1 plus 0.2 b upon l, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, स्कैम्पटन ने दिया था, ये किसके लिए है, रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए है, याद रखिएगा, रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए है। अगर हम दूसरे की भी बात करें, सरफेस के लिए दूसरे फॉर्मूले होते हैं, फिलहाल हम लोग इंटरेस्टेड हैं रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए सॉल्व करने में। तो सी एन सी, सी आपका क्या हो जाएगा, सी एन सी, सी क्या हो जाएगा, दैट इज ऑफ द 100/2, यस और नो। ओके, और अप्लाई कर दो फॉर्मूला, क्योंकि क्यू एन यू विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 100/2 इंटू 5 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 0.2 डी, डेप्थ कितना है, डेप्थ इज 2 मीटर गिवन टू यू,
2 और विड्थ कितना है, दैट इज ऑफ ऑल्सो 2, दैट इज ऑल्सो ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा, विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.2 बी अपॉन एल, बी कितना है, दैट इज 1 अभी रखा था हमने, और एल इज दैट इज दिस, ये एल हो गया, दैट इज 2 मीटर। बस अप्लाई कर दो फॉर्मूले को, बहुत ही आसानी के साथ आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये हो गया आपका 50 इंटू 5, 1 पॉइंट, ये आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई होगा 0.4, ओके, मल्टीप्लाई इससे कर दो और ये आ जाएगा, ये कैंसिल होएगा तो 0.1 आएगा और 1.1 ये आ जाएगा। तो फाइनली जो क्यू एन यू आएगा आपका, ओके, तो इट विल बी 385 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी योर आंसर, राइट फ्रेंड्स। So C is the correct one. C option is the correct one. Coming to next question. Question is saying a raft foundation is to be constructed on a sandy soil. Sandy soil पर एक raft बनाई गई है. The maximum differential settlement and limited maximum settlement as recorded by Indian Standard Code are. Indian Standard Code के according, Indian Standard Code के according आपका लिमिटिंग मैक्सिमम सेटलमेंट कितना है, लिमिटिंग मैक्सिमम सेटलमेंट कितना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताने में इंटरेस्टेड हूँ कि आपका किसके लिए पूछा गया है, फॉर द राफ्ट फाउंडेशन, फॉर द राफ्ट फाउंडेशन। सैंड के केस में, सैंड के केस में राफ्ट फाउंडेशन के लिए राफ्ट फाउंडेशन के लिए आपका जो, आपके लिए दो क्राइटेरिया मैं बता रहा हूं। एक क्राइटेरिया क्या है, मैक्सिमम सेटलमेंट, मैक्सिमम सेटलमेंट, ओके, मैक्सिमम सेटलमेंट, और एक क्राइटेरिया है मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट, मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट। राफ्ट फाउंडेशन के लिए मैक्सिमम सेटलमेंट जो रहता है दैट इज 40 mm, 40 mm। मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट जो लेके चलते हो दैट इज 25 mm, 25 mm। ये 40 mm टू आपका 65 mm होता है, ये ध्यान रखिएगा, ओके। अगर इसी के साथ साथ मैं आइसोलेटेड फाउंडेशन की बात करूं, आइसोलेटेड फाउंडेशन की बात करूं, तो आइसोलेटेड फाउंडेशन के लिए आपका ये होता है दैट इज 40 mm, दैट इज ऑल्सो 25 mm, ओके। ये किसके लिए था, ये आपका सैंड के लिए था, सैंडी सॉइल के लिए जो बोला गया था। लेकिन अभी आप क्या करो, इसको फिनिश ना करो, अभी और देख लो फॉर द क्ले, क्लेस के लिए कितना होगा। क्लेस के लिए जब आप बात करो तो आइसोलेटेड फाउंडेशन दैट इज ऑफ 65 mm, और जो मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट होगा ये आपका 40 mm हो जाएगा, 40 mm। और राफ्ट फाउंडेशन की अगर बात करो, राफ्ट फाउंडेशन की बात करो तो राफ्ट फाउंडेशन में ये रहता है आपका 65 mm टू 100 mm, और ये आपका मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट रहता है दैट इज 40 mm, 40 mm, ठीक है, 40 mm रहता है। तो ये ए बी इस तरह से मार्क कर लो। फिलहाल हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया था, डेटा आपने देख लिया है।
आइसोलेटेड और उसके लिए राफ्ट के लिए। तो क्वेश्चन दे रखा है आपका, राफ्ट फाउंडेशन जो है, राफ्ट फाउंडेशन इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल के लिए आप मुझे बताओ कितना हो जाएगा, बताइए। सैंडी सॉइल के लिए राफ्ट फाउंडेशन का ऑलरेडी आपको मैंने बताया है 40 to 65, यस और नो। 40 to 65 और आपका मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट कितना है 25। दैट इज योर करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छे से याद कर लो डेटा, क्योंकि ये डेटा काम आने वाला है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विद लोकल shear फेलियर ऑफ द सॉइल्स। लोकल shear फेलियर्स ऑफ द सॉइल्स, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट रीड करना है इन रिस्पेक्टिंग ऑफ द लोकल shear फेलियर ऑफ द सॉइल। क्या कह रहा है, फेलियर इज सडन। फेलियर कैसा रहता है, सडन विद वेल डिफाइंड अल्टीमेट लोड, ठीक है। यहां पर दोस्तों एक चीज गलती बोली गई है, सडन नहीं होता है, सडन नहीं होता है, ये आपका एक धीरे धीरे, मतलब आप कह सकते हो इसको, एक सेटलमेंट एक सडनली नहीं मिलता है, एट अप्रोप्रिएट टाइम पर ही आपको देखने को मिलता है। फेलियर इज नॉट सडन फाइनली विद वेल डिफाइंड अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट लोड, दैट इज व्हाई इट इज इनकरेक्ट। अगला बोला, दिस फेलियर अकर्स इन हाईली कंप्रेसिव सॉइल्स। हाईली कंप्रेसिव सॉइल्स में ये क्या होता है, अकर होता है। फेलियर अकर्स इन द हाईली कंप्रेसिव सॉइल, दैट इज करेक्ट। ओके, फेलियर इज प्रेसिडेड बाय लार्ज सेटलमेंट, यस दैट इज आल्सो करेक्ट। तो लोकल शेयर फेलियर के लिए जो भी स्टेटमेंट थे वो दो, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट है, दैट इज व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोला गया 4 स्क्वायर फुटिंग्स बी इंटू बी ईच कैरिंग अ लोड इंटेंसिटी ऑफ द क्यू आर स्पेस्ड क्लोज इनफ एज शोन इन गिवन फिगर। ओके, अब देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, तो आप यहाँ पर आइसोबार डायग्राम इसका बनाना चाहो तो हर डायग्राम का आइसोबार डायग्राम बनेगा, यस और नो। अगर हम लोग क्या करें, कंबाइंड डायग्राम बनाना चाहें तो कंबाइंड डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, यस और नो। कंबाइंड डायग्राम जो कुछ इस तरह से बनेगा, तो इसको हम बोलेंगे कंबाइंड, ऑप्शंस के ऊपर नहीं लिखते हैं, कंबाइंड आइसोबार डायग्राम। ओके, तो यहां पर जो ओवरऑल जो विड्थ जो डेप्थ निकल के आती है, आपको क्या बोल रहा है, हैविंग वैल्यू ऑफ 0.2 क्यू विल बी, 0.2 क्यू विल बी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे, तो इसी का हमें क्या करना है, 0.2 क्यू का हमें 2.0 नहीं, 0.2 क्यू का हमें निकालना है, 0.2 क्यू का निकालना है हमें, ठीक है। तो ये किसका है, कंबाइंड का ही तो है, यस कंबाइंड का ही है। यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर जो डीएस हम लोग लेके चलते हैं टोटल, वो आपका होता है 1.5 टाइम्स ऑफ बी। क्या ये क्या है, कंबाइंड आइसोबार डायग्राम का क्या है, डेप्थ है। ये डीएस का मतलब डेप्थ ऑफ द स्ट्रेस कंटूर, डेप्थ ऑफ द स्ट्रेस कंटूर, ठीक है, डेप्थ ऑफ द स्ट्रेस कंटूर। और ये जो बी है, ये बी किसका है, ये बी क्या है, ये है। अगर मैं बात करूं सिंगल वाले की, सिंगल वाले की, तो इसका डीएस कितना हो जाएगा, इसका डीएस हो जाएगा आपका 1 इसमें स्मॉल डीएस कर दो 1.5 टाइम्स ऑफ स्मॉल बी, स्मॉल बी 1.5 गुना होता है ओवरऑल विड्थ का, 1.5 गुना होता है ये जो क्या है, डेप्थ ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस कंटूर, राइट। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं ओवरऑल की या कंबाइंड की, तो कंबाइंड का कितना हो जाएगा, दैट इज ऑफ द 1.5 टाइम्स ऑफ बी, that is capital B. So that is why D option will be correct here. Coming to next question. Question number 7 है, that is asked into the engineering services 1996 examination. So that question is asking the raft resting on the sands can be allowed double of allowable soil pressure when.
double of the double of the allowable soil pressure when, बताइए। तो ये क्या है, आपका क्या कह रहा है, allowable double sand can be allowed double of the allowable soil pressure। तो क्या हो जाएगा, जो परमिसिबल सेटलमेंट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। परमिसिबल सेटलमेंट है वो डबल हो जाएगा, यस और नो। सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1997 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है रेक्टेंगुलर फुटिंग L इंटू बी इज टू बी प्लेस्ड एट द डेप्थ D, डेप्थ D पर प्लेस करी जाती है बिलो ग्राउंड लेवल सच दैट कैपिटल D अपॉन B इज लेसर देन 2.5, कैपिटल D अपॉन B इज लेसर देन 2.5, लेसर देन 2.5 है, मतलब डेप्थ कम है। ओवरऑल आई वांट टू से टू यू, मतलब क्या है ये, ठीक है। द फैक्टर NC is to be used in deciding the footing of S given by Scampton is calculated using the equation where NCR is equals to NC for the rectangular footing, NCS is equals to NC surface। तो आपने स्कैम्पटन अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज हम लोग उसको देख चुके हैं, NCR। ठीक है, यहाँ पर समझ रहे हो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, फैक्टर NC टू बी यूज्ड इन डिसाइडिंग ऑन द फुटिंग एज गिवन बाय स्कैम्पटन इज कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्वेशन। ओके, तो अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर फुटिंग L इंटू बी इज टू बी प्लेस्ड एट द डेप्थ बिलो ग्राउंड लेवल D अपॉन बी इज लेस देन द फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं यहाँ पर NCR जो है वो क्या होता है, 5 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 0.2 D अपॉन बी, और सेकेंड होता है 1 प्लस 0.2 बी अपॉन एल, बी अपॉन एल। ओके, अब ये किसके लिए है, ये आपका रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए है, रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए है। अगर मैं सरफेस की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द सरफेस, ठीक है, तो यहां पर NCS ये R representing the rectangular and S is representing the surface, so it will happen 5 times of 1 plus 0.2। सरफेस पर एक डायमेंशन कम हो जाएगा ना, दैट इज डेप्थ खत्म हो जाएगा। तो डेप्थ आपका खत्म हो जाएगा, तो इस कंडीशन में जीरो हो जाएगा डेप्थ अपॉन बी, 1 प्लस 0.2 बी अपॉन एल एट सरफेस। और यहाँ पर हमने किया क्या है, यहाँ पर ये किया है कि आपका जो D है वो जीरो हो जाएगा। क्लियर टू यू, दिस इज द थिंग। अब आप यहाँ पर क्या करो, इसको और सिंप्लीफाई कर लो। ये दोनों इक्वेशंस है, मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया है। अब आप क्या करो, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन, ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका 1 हो गया ना, इट विल 1, पूरा टर्म क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ 0.2 बी अपॉन एल, यस और नो, बी अपॉन एल। तो आप क्या करो, आपको बोला क्या गया है, द फैक्टर NC टू बी यूज डिसाइडिंग द फुटिंग। ठीक है, तो इन फॉर्मूले में से आपको देखना है, तो आप देख रहे हो NCR NCS ये अपोजिट में है, तो NCR अपॉन NCS कैलकुलेट कर लो, NCR अपॉन NCS कैलकुलेट कर लो। तो NCR क्या है आपका, 5 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 0.2 बी अपॉन एल, 1 प्लस 0.2 डी अपॉन बी, ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 0.2 बी अपॉन एल। बस, अब ये बी अपॉन एल कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो आपका बचा NCR अपॉन NCS दैट इज इक्वल टू 1.0.2
1 plus 0.2 1 plus 0.2 d upon b ओके d upon b दैट इज वाई आपका कौन सा बी स्टेटमेंट क्या हो रहा है सही हो रहा है ओके सो दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन कमिंग टू नेक्स्ट वन as per IS 1904 1986 the permissible angular distortion will with respect to steel structure is isolated foundation resting on the plastic clay that is what here ये होता है 1/300 1/300 क्या दैट इज बताइए एंगुलर डिस्टॉर्शन एंगुलर डिस्टॉर्शन है ये ओके आइसोलेटेड फुटिंग के लिए भी यही रहता है और रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए भी रहता है एंड फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए भी यही रहता है कितना 1/300 यस और नो चलिए आगे बढ़ते हैं कमिंग टू नेक्स्ट वन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 है that is asked into the 1997 engineering services examination. Let's see over here as per Tarzagi's equation the bearing capacity of the strip footing resting on the cohesive soil C दे रखा है for the unit depth of the unit width आपको यहाँ पर यूनिट डेप्थ एंड यूनिट विड्थ के लिए कोहेजन दे रखा है राइट अभी क्या करना है स्ट्रिप फुटिंग के लिए टर्जागी का इक्वेशन लिखना है स्ट्रिप फुटिंग के लिए टर्जागी का इक्वेशन होता है क्यू एन यू टू सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू हाफ गामा बी एन गामा एनसी की वैल्यू 5.7 दे रखी है अब यहां पर ये किसके लिए स्ट्रिप फुटिंग के लिए है फॉर्मूला स्ट्रिप के लिए अलग होता है स्क्वायर के लिए अलग होता है रेक्टेंगुलर के अलग होता है अब कोहेसिव सॉइल दे रखी है तो यहाँ पर क्या होगा जो एन क्यू है क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा एन क्यू 1 हो जाएगा और एन सी जो है दैट विल बी 5.7 क्योंकि आपको ये दे रखी है वैल्यू ओके अब एन गामा बचा एन गामा क्या हो जाता है 0 हो जाता है एन गामा क्या हो जाता है 0 हो जाता है ओके तो आपको यहाँ पर समझना है कि कोहेसिव सॉइल के लिए जो डेटा है दैट इज एन क्यू इक्व टू 1 होगा और एन गामा इक्व टू 0 होगा क्लियर टू यू ठीक है तो अभी हम लोग क्या करते हैं क्यू एन यू कैलकुलेट करते हैं जिसमें एन सी एन सी यस दिस इज गिवन टू यू ये पूरा टर्म 0 हो गया ये टर्म 0 हो गया क्यों 0 हो गया एन की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 दैट विल बी 0 तो अभी बचा सी एन सी और इसको और से सॉल्व कर लो तो c की वैल्यू दैट इज गिवन 10 और nc का वैल्यू कितना है दैट इज 5.7 तो 57 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर B is the correct answer. Coming to next question. Influence factor for immediate settlement of footing depends on its influence factor. Influence factor किस पे डिपेंड करता है immediate settlement का immediate settlement SI इक्वल टू होता है आपका Q टाइम्स ऑफ B अपॉन E 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू IF अच्छा इन्फ्लुएंस फैक्टर की अगर आप बात करूं IF कैलकुलेट करना है तो इट विल बी E इंटू इमीडिएट सेटलमेंट अपॉन Q इंटू B टू 1 माइनस म्यू स्क्वायर आप यहां पर लिख सकते हो E है आपका इलास्टिक मॉडुलस E है आपका इलास्टिक मॉडुलस और म्यू है आपका पॉइजन्स रेशियो और बात करूं मैं अगर म्यू के बाद IF तो आपको पता है दैट इज इन्फ्लुएंस फैक्टर
Okay, then after I just talk about the b. b क्या है? width of isolated footing, आइसोलेटेड है ना, कोई भी आप विड्थ विड्थ आपकी विड्थ हो रही है जहां पर लोड अप्लाई कर रहा है, ठीक है, लोड अप्लाई किया जा रहा है, एस आई इक्वल टू इमीडिएट सेटलमेंट। ओके, सो नाउ हियर आप मुझे बताइए क्राइटेरिया में क्या क्या है। अब यहाँ पर इमीडिएट सेटलमेंट, यहाँ पर विड्थ है आ गया, तो दैट इज वाई साइज आ गया, ठीक है। शेप, शेप कहीं ना कहीं जो आपका ये दूसरे फैक्टर हैं दैट इज विड्थ वगैरह है, इमीडिएट सेटलमेंट इस पे डिपेंड करेगा। जैसे शेप की बात करो, ठीक है, शेप की बात करो तो शेप में क्या आ जाएगा, ये पॉइजन्स रेशियो आ जाएगा। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? पॉइजन्स रेशियो होता है, ठीक है, लेटरल लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये शेप के रोल में या मतलब डायमेंशनल रोल में ये आ गया। रिजिडिटी एंड लोकेशन, ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर आ गए, सारे के सारे फैक्टर आ गए, दैट इज वाई आपका यहाँ पर जो डी ऑप्शन है दैट विल बी करेक्ट, दैट विल बी करेक्ट। क्लियर टू यू? इन्फ्लुएंस फैक्टर जो है वो रिजिडिटी के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होगा, रिजिडिटी एंड शेप। ओके, चलिए बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अ राफ्ट ऑफ कितना, ये रेक्टेंगुलर राफ्ट है, इज फाउंडेड एट डेप्थ ऑफ 3 मीटर, 3 मीटर डेप्थ दे रखा है, कोहेसिव सॉइल है, कोहेसिव सॉइल है जिसमें सी का वैल्यू आपको 120 दे रखा है। कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल के लिए आपको पता है, फॉर कोहेसिव सॉइल सबसे पहले क्राइटेरिया लिखो कि जो एन सी है दैट इज 5.7 होगा, एन क्यू होगा वो 1 होगा, एन गामा होगा वो 0 होगा। You know very well Q and U, that is C and C किसके लिए है? ये रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए है, तो C and C और इसी के साथ आएगा 1 प्लस 0.3 B अपॉन L, Q and Q, ठीक है। अब N गामा आपका पहले से 0 हो रखा है तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, N Q भी फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि N Q की वैल्यू 1 हो जाती है कोहेसिव सॉइल के लिए। ये किसके लिए? रेक्टेंगुलर फुटिंग। नाउ लेट्स सी हियर सी एंड सी, सी कितना वैल्यू, सी का वैल्यू कितना है? जब फॉर्मूला लिखने में अगर इंटरेस्टेड हो तो लिख लो, क्या दिक्कत है, लिख ही लेते हैं। प्लस क्या हो जाएगा, एन हाफ गामा बी एन गामा, हाफ गामा बी एन गामा, इसके साथ आएगा 1 माइनस 0.2 बी अपॉन एल। अब जब एन गामा का वैल्यू आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो इसको क्यों छोड़ दो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, तो यहां पर फॉर्मूला लगाओ क्यू एन यू, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 0.3 बी अपॉन एल, बी कितना है दैट इज ये 6, ये बी है 6 दैट इज एल इज 9, बी कितना है 6/9 और क्या हो जाएगा इंटू सी एन सी, सी कितना है दैट इज 120 इंटू एन सी, एन सी कितना है दैट इज 5.7। बाकी टर्म 0 हो जा रहे हैं, मैं लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, दैट इज वाई आई एम लीविंग। ओके, सो इट विल बी 820.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो दैट इज वाई फ्रेंड्स, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन जो थियोरटिकल हैं और असर्शन रीजन में पूछे जा रहे हैं, तो दैट इज सो डिफिकल्ट एक्चुअली। ठीक है, इन पर ज्यादा ध्यान दें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनने में दिक्कत आती है। थ्योरी जब तक क्लियर नहीं होगी तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पढ़ें, आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें, बट दैट इज ओनली इम्पोर्टेंट फॉर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू। यू जस्ट हैव टू बी पैरेलल, मतलब पैरेलल विद द थ्योरी एंड द न्यूमेरिकल्स। इंजीनियरिंग सर्विसेज में यही अप्रोच है। थ्योरी तो आपको पढ़नी है हर एक चीज की, नहीं तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन की। लार्ज फुटिंग्स सेटल मोर देन द स्मॉलर फुटिंग्स अंडर द सेम लोड इंटेंसिटी। क्यों क्यों होता है? क्योंकि जो प्रेशर बल्ब है ऑफ लार्जर फुटिंग इज लार्ज। प्रेशर बल्ब लार्जर फुटिंग का लार्ज होता है। ठीक है, तो यहां पर जो जोन होगा इन्फ्लुएंस ऑफ द लार्जर फुटिंग वो क्या होगा? डीपर बनेगा। कहने का मतलब ये है, अगर ये है कंडीशन है तो इसका इन्फ्लुएंस डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। और लार्जर फुटिंग और बड़ी फुटिंग हो जाती है, और बड़ी फुटिंग हो जाएगी तो इसका इन्फ्लुएंस और बड़ा होगा, और इन्फ्लुएंस इतना बड़ा होगा क्योंकि बी पे डिपेंड कर रहा है। ये बी पे डिपेंड कर रहा है, तो बी पर जब डिपेंड कर रहा है तो ये क्या होता है? ये भी बी है, तो ये कितना होता है? 1.5 टाइम्स ऑफ बी। ये भी क्या है? ये बी वन ले लेता हूं तो ये 1.5 टाइम्स ऑफ बी वन है। ठीक है, तो बी इज लेसर देन बी वन, सो दैट आपका इन्फ्लुएंस डेप्थ, जो भी आपका डेप्थ वाला केस है, लार्जर फुटिंग सेटल मोर देन द स्मॉलर फुटिंग अंडर द सेम लोड इंटेंसिटी। ओके, तो ये ज्यादा होगा तो ये सेटल भी ज्यादा करेगा। क्लियर? तो दैट इज वाई ए इज द, यहाँ पर ये पहला ए वाला जो है ये हो गया सही। रीजन देखते हैं। साइज ऑफ द प्रेशर बल्ब, साइज ऑफ द प्रेशर बल्ब डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ फुटिंग। यस, प्रेशर बल्ब का जो साइज है वो आपका साइज ऑफ फुटिंग पर डिपेंड करता है। दैट इज वाई फ्रेंड्स ए इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। इंस्टीट्यूट टेस्ट है, विद लिस्ट टू मेजरमेंट का कर रहे हैं। एसपीटी टेस्ट, एसपीटी टेस्ट ये क्या देता है? बियरिंग कैपेसिटी देता है दोस्तों। ये क्या देता है? बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ओके, तो एसपीटी टेस्ट बियरिंग कैपेसिटी को दे रखा है क्या? देखिए बताइए। हाँ, इसमें क्या होता है? पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस, मतलब एन वैल्यू आप निकालते हो तो ये बियरिंग कैपेसिटी के लिए। प्लेट लोड टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट ये क्या करते हैं? ये किसके लिए? सेटलमेंट के लिए। हाँ ये मतलब सेटल, मतलब डेफिनेटली ये सेटलमेंट से रिलेटेड है क्योंकि इसमें भी क्या होता है? बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट की जाती है। फाइन वेन शियर टेस्ट, वेन शियर टेस्ट किस किसके लिए? वेन शियर टेस्ट हम लोग शियर स्ट्रेंथ के लिए हम लोग निकालते हैं, तो ये आपका इंस्टीट्यूट शियर स्ट्रेंथ। और सीपीटी कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट ये पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो भी आपका पॉइंट है कोन का, उसके पॉइंट के रेजिस्टेंस की यहाँ पर बात करते हैं। ओके, दैट इज वाई 1243, दैट इज वाई ए इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर एक मैचिंग का क्वेश्चन आ गया। इस मैचिंग के क्वेश्चन में देखते हैं, बोला गया है व्हेन स्ट्रक्चर लोड इज यूनिफॉर्म एंड सॉइल इज सॉफ्ट क्ले मेड अप ऑफ मार्शी लैंड, मेड अप ऑफ मार्शी लैंड। तो कौन सा यहाँ पर देखिए मेड अप ऑफ मार्शी लैंड। तो व्हेन स्ट्रक्चर लोड इज यूनिफॉर्म एंड सॉफ्ट, आगे रीड करते हैं बाकी देखेंगे। व्हेन स्ट्रक्चर लोड इज हैवी, स्ट्रक्चर लोड इज हैवी एंड और soil having low bearing capacity of considered depth. Okay, when soil is having good bearing capacity at shallow depth and structure load is within permissible limit. When soil is having good bearing capacity at the shallow depth, at the shallow depth, at the shallow depth, तो ये जो चीज है ये आपकी हो जाएगी फुटिंग के केस के लिए सही, राइट।
फिर बोल रहा है when the structural load of the bridge is be transferred through the soil to bedrock. Structural load of the bridge is to be transferred through the soil to bedrock. ये तो आपका दोस्तों बैल और पायर के केस में होता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि जो बैल्स और जो पायर होते हैं वो आपके डायरेक्टली बेड रॉक के ऊपर रखे होते हैं, किसी एलोवियल चैनल में, किसी मतलब हम लोग रिवर की बात कर रहे हैं बेसिकली, राइट। तो ओके, फिर इसके बाद बात कर रहे हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन और रह गए। when structural load is heavy and or the soil having low bearing capacity of the considered depth, तो ये आपका पाइल्स के केस में ही होता है, क्योंकि आपका जो बियरिंग कैपेसिटी है सॉइल का कम है, तो हम लोग स्किन फ्रिक्शन का यूज करके पाइल्स का यूज करेंगे, मतलब पाइल्स पाइल्स यूज करते हैं, जिससे क्या होता है स्किन फ्रिक्शन लगता है, क्योंकि हमारी जो सॉइल है दैट हैव द लो बियरिंग कैपेसिटी, दैट इज वाई ये आपका सेकंड वाले से मैच होगा, और ए बचा ये राफ्ट से मैच हो जाएगा। ओके, बट क्यों मैच होगा? व्हेन स्ट्रक्चरल लोड इज यूनिफॉर्म, स्ट्रक्चरल लोड यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। एंड सॉइल इज सॉफ्ट क्ले मेड अप ऑफ मार्शी लैंड, तो आप क्या करोगे, आप छोटी छोटी फुटिंग ना बना करके क्या करोगे, पूरे के पूरे एरिया में आप मैट, राफ्ट और मैट बोलते हैं, मैट के नाम से भी जानते हैं, एक मैट फाउंडेशन बना दोगे। क्लियर टू यू? तो दैट इज वाई आपका ए का 3 है, बी का 2 है, ए का 3, ए का बी का 2, बी का 2, यस, डी इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम दे रखे हैं और डिस्क्रिप्शन ऑफ द फुटिंग दे रखी है, तो देखिए मैच कराते हैं। ए है, ये आप देख रहे हो बॉटम से, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रिजिड फुटिंग को, रिजिड फुटिंग को, और दूसरा जो फ्लेक्सिबल फुटिंग होती है उसमें प्रेशर यूनिफॉर्म होता है, प्रेशर यूनिफॉर्म होता है, लिख लो यहां पर, इन फ्लेक्सिबल footing pressure is uniform, okay, pressure is uniform, और in rigid footing settlement is uniform। बहुत ही अच्छी बातें हैं दोनों, रिजिड फुटिंग में सेटलमेंट यूनिफॉर्म रहेगा और फ्लेक्सिबल फुटिंग में जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्म रहेगा। ओके, तो आंसर करिए, खुद से आंसर करेंगे। ओके, तो फ्लेक्सिबल फुटिंग में प्रेशर यूनिफॉर्म होगा, तो फ्लेक्सिबल फुटिंग कौन सी है इसमें से, देखें बताएं, फ्लेक्सिबल फुटिंग कौन सी है? ये तो पहली वाली तो रिजिड फुटिंग हो गई, और बी वाली कौन सी होगी? ये भी रिजिड फुटिंग ही तो होगी, क्योंकि शेप लगभग लगभग सेम बन रही है। और ये उल्टा हिसाब किताब किसका है? ये आपका फ्लेक्सिबल फुटिंग की है। तो फ्लेक्सिबल फुटिंग में आपका कौन सा कैटेगरी होगा? ये देखिए, तो ये आपका, ये कोहेसिव सॉइल का केस है, ये आपका कोहेजन लेस सॉइल का केस है, ठीक है, कोहेजन लेस सॉइल का केस है। तो ए का क्या हो गया? ए का 2 होगा, यस, रुकिए एक मिनट, वेट, ये तो आपको रिजिड फुटिंग हो गया, ठीक है, ये आपका, यस, दिस इज फ्लेक्सिबल फुटिंग है ये, यस, दिस इज फ्लेक्सिबल फुटिंग, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल फुटिंग है। ये देखिए यहाँ पर आपका जो शेप है कुछ इस तरह से बन रहा है, फ्लेक्सिबल फुटिंग का केस है। ओके, फिर आगे बात करते हैं, दैट इज
फ्लेक्सिबल फुटिंग ऑन द कोहेजन लेस सॉइल। ओके, कोहेजन लेस सॉइल के लिए है। और ये जो लास्ट वाला है दैट इज फॉर द रिजिड फुटिंग ऑन द कोहेसिव सॉइल, ऑन द कोहेसिव सॉइल, राइट फ्रेंड्स। सो दिस इज द कंडीशन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ऑप्शन क्या मैच कर रहा था देखेंगे, 3, 2, 4, 1। yes, C is the correct answer. Coming to next question, depth of the foundation depends upon, depth of the foundation depends upon, किस पे डिपेंड करता है? तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिपेंड करता है डिपेंड्स अपॉन स्कोर डेप्थ, सेकंड रहता है ग्रिप लेंथ, ग्रिप लेंथ थर्ड रहेगा आपका डेप्थ ऑफ बियरिंग स्ट्रेटा, डेप्थ ऑफ बियरिंग स्ट्रेटा, राइट। सो दिस इज द कंडीशन हियर, क्लियर टू यू। तीन चीजें हैं जो इस पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर आंसर देखो मैच कर लो। स्कोर डेप्थ आ रहा है, सभी में आ रहा है लगभग लगभग, इसमें नहीं आ रहा, तो दैट इज वाई एलिमिनेट दिस। ग्रिप लेंथ, ग्रिप लेंथ इसमें नहीं आ रहा, दो में आ रहा है। डेप्थ ऑफ बियरिंग स्ट्रेटा, यस, डेप्थ ऑफ, इसमें रैंकाइन डेप्थ नहीं होती है, बियरिंग स्ट्रेटा, बियरिंग स्ट्रेटा रहता है, रैंकाइन डेप्थ नहीं रहती, दैट इज वाई बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज अ मशीन फाउंडेशन वेज 39.24 किलोमीटर। मशीन फाउंडेशन कितना वेट लेती है? 39.24 किलोमीटर एंड हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट कितना? 10,000 किलोमीटर पर मीटर, 10,000 किलोमीटर पर मीटर। सिस्टम विल बी क्रिटिकली डैमेज्ड इफ द डैम्पिंग कोएफिशिएंट सीसी, डैम्पिंग कोएफिशिएंट सीसी इज, ये बताना है, ओके, सीसी की वैल्यू बतानी है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.81, 9.81, ओके। तो देर इज अ फॉर्मूला दोस्तों, G इक्वल्स टू डैम्पिंग कोएफिशिएंट है, लिख देता हूं डैम्पिंग कोएफिशिएंट, ये रहता है आपका G इक्वल्स टू 2 अंडर रूट के इंटू एम। तो आप किलोमीटर ना पढ़ लें, ठीक है, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। के है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट लिखा हुआ है, एक्सक्यूज मी, स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके। एम क्या है? मास इन केजी, ओके। के की वैल्यू कितनी है? दैट इज 10,000, 10,000। अब ये दे रखा है आपको किलोमीटर पर मीटर में, तो न्यूटन पर मीटर में अगर मैं लिखना चाहूं, वैसे तो किलोमीटर में ही सब कुछ दे रखा है, चलिए छोड़ते हैं यहाँ पर। और मास कितना है? दैट इज 39.24, तो ये वेट दे रखा है, ये एक्चुअली वेट है, इसको मास में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो m क्या होता है? m होता है w अपॉन जी, या फिर वेट होता है w बराबर एम जी, तो m मास जब निकालोगे, मास क्या हो जाएगा? w अपॉन जी हो जाएगा। तो w दैट इज 39.24 अपॉन जी 9.81, 9.81, इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे। अब ये किलोन्यूटन है तो इसको 10⁻³ यहाँ कर दो, ओके। तो चलिए इसको पहले न्यूटन में कन्वर्ट करके हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको 10⁻³ इसको भी कर दो, ठीक है, न्यूटन में ही कन्वर्ट हो जाएगा। अब बाकी आप सॉल्व करो इसको, 2 ऑफ अंडर रूट, तो लेट मी डू हियर द कैलकुलेशन, 10,000 10⁻³ तो ये आ जाएगा 10⁻7 इंटू 3, 9.24 इंटू 10⁻³
इक्वल टू कितना आ रहा है, ये अपॉन 9.81, 9.81। ओके ठीक है, अब इसका रूट लेना है, तो रूट लेने के बाद ये रूट एंड मल्टीप्लाइड विद द 2। ओके, so now it will come out, yes this is coming 400 into 10 to the power 3, 10 to the power 3 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। तो ये आ गया 400 किलो न्यूटन सेकेंड पर मीटर। ओके, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। तो दोस्तों सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। Coming to next question, two circular footings of the diameter d1 and d2 are resting on the surface of purely cohesive soil। Purely cohesive soil के ऊपर ये रेस्ट कर रहे हैं। तो कोहेसिव सॉइल में आप समझ गए हो कि एन क्यू बराबर क्या हो गया, 1 है, और एन गामा क्या है, दैट इज 0, और एन सी की वैल्यू कुछ एग्जिस्ट करेगी, दैट इज 5.7 होता है। ओके, फिलहाल बात करते हैं रेस्टिंग ऑन द रेशियो ऑफ d1 एंड d2 इज इक्वल टू 2। द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग ऑफ द डायमीटर d1 इज d1 जो जिसकी मतलब डेप्थ कितना है, d1 अपॉन d2 कितना दे रखा है, सर्कुलर फुटिंग है, मतलब इसमें d1 d2 डायमीटर्स हैं, इसमें दोनों रेशियो, दोनों फुटिंग के रेशियो दैट इज d1 अपॉन d2 दैट इज कितना, 2 दे रखा है। अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी डायमीटर d1 की जो फुटिंग है उसकी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है। देन द अल्टीमेट लोड बेयरिंग कैपेसिटी इन द किलोमीटर्स ऑफ द फुटिंग ऑफ द डायमीटर d2 की जो अल्टीमेट लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो बतानी है। ठीक है, क्यू एन यू क्या होता है, सीएनसी, सीएनसी। ठीक है, तो आप इसमें बताओ मुझे, इसमें क्या क्या यहाँ पर मुझे बताओ, ये बताइए क्या बियरिंग कैपेसिटी जो है वो साइज ऑफ फुटिंग पे डिपेंड करती है। तो मैं लिखना चाहता हूं, नोट करके लिख लो, यहाँ पर नोट करके लिख लो, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ bearing capacity of soil does not depend on size of footing। साइज ऑफ फुटिंग पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो इस तरह से क्या होगा, जो पहले वाले डायमीटर d1 की जो आपकी 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ है वही हो जाएगी d2 की जो स्ट्रेंथ है, d2 की जो स्ट्रेंथ है वो 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, minimum bearing capacity of the soil under a given footing occurs when the groundwater table at the location is at, location is at, आपको मैंने बताया है location is at क्या, minimum bearing capacity of the soil under a given footing occurs when the groundwater table at the location is at the ground level। बहुत ही आसान है, कैसे देखोगे, मिनिमम बोल रहा है ना, मिनिमम बोल रहा है, तो आप देखो क्यू एन यू जब निकालते हो सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस हाफ गामा बी एन गामा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूले में जो भी गामा है, तो गामा आप सबमर्ज लेके चलते हो, तो ये क्या है, एट सबमर्ज कंडीशन में है, सबमर्ज कंडीशन में ये एग्जिस्ट कर रहा है। सबमर्ज कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या क्या करेगा,
it results in minimum bearing capacity. It results in minimum bearing capacity, right? So that is why आपका B is the correct answer. Clear to you? ये है आपका ground level. Clear? So that is why